नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मुहूर्त की मुहूर्त की क्या महत्ता है, क्यों इसको देखना आवश्यक हो जाता है। और देखिए कि मतलब इसको बताने से पहले जब मैं इसको पहली बार पढ़ा जाना तो मेरे मन में कुछ सवाल उठते थे। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में सप्तम भाव बिगड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन में, हमको लग रहा है कि हाँ भाई उसका वैवाहिक जीवन खराब होगा। तो क्या मुहूर्त, सही मुहूर्त निकालने से क्या उसके वैवाहिक जीवन में कुछ सुधारा जा सकता है? तो फिर कुंडली की क्या महत्ता रह जाती है? तो देखिए कि जो मेरे टीचर्स मुझे बताते थे कि कई बार ईश्वरीय कृपा अगर आप पे होगी, ठीक है, क्योंकि मुहूर्त में कई बार ये होता है, बहुत बार मैंने देखा है कि चाहे कितना भी हम निकाल के दे दें, जातक का काम उस समय नहीं ही हो पाता है। तो वही चीज है ना, अगेन अगर आपके चार्ट में ही नहीं है कि वो काम सही से होना है, तो हो सकता है कि वो काम उस समय पे ना हो। और कई बार जैसे कि बहुत से लोग आपने देखा होगा, बहुत लोग ज्योतिष ज्योतिष नहीं मानते हैं और उनका सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो वो कभी मुहूर्त नहीं देखते हैं, तो कैसे सब कुछ अच्छा चल रहा होता है? तो इनबिल्ट ही कुछ ऐसा उनके चार्ट में है कि जैसे कोई काम करने गए, वो चीज जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदने गया, गाड़ी मिल गई, आराम से उसको ले आए और सब कुछ ठीक है, गाड़ी भी 10-12 साल चल गई और सब कुछ ठीक ठाक रहा, जबकि उसने मुहूर्त नहीं देखा था। लेकिन वही चीज है ना, अगर उसके चार्ट में उस वस्तु से संबंधित अच्छा योग बना हुआ है, तो वो जब भी खरीदने जाएगा हो सकता है कि वो उसी ऑटोमेटिक शुभ मुहूर्त पे ही वो चीज खरीदने निकले। तो वही चीज है ना कि कुंडली की भी महत्ता होती है कि आपकी कुंडली में वो चीज खराब है या फिर वो चीज बहुत अच्छी है, लेकिन तो फिर मुहूर्त क्यों देखें? तो बस ये चीज है कि उस चीज को, जो भी कोई बिगड़ी चीज है कुंडली में आपको दिख रहा है कि हाँ भाई वैवाहिक जीवन बहुत खराब हो सकता है, तो उस स्थिति में आप शुभ मुहूर्त का अवश्य विचार करिए ताकि उसमें कुछ सुधार लाया जा सके। और ये भी माना जाता है कि मुहूर्त क्या होता है, कि मुहूर्त एक तरीके से कह लीजिए कि आप कोई भी जब कार्य कर रहे हैं तो जो काल है, जो समय है, वो आपको सहयोग कर रहा है, तो वो कार्य अच्छा होने के ज्यादा चांसेस चांसेस होते हैं। तो बस इसीलिए मुहूर्त की महत्ता है। बाकी मैं बहुत ज्यादा फिलोसफिकल बातों में नहीं जाऊंगा, अब इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुहूर्त दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है जनरल मुहूर्त। जनरल मुहूर्त मतलब कि सामान्य मुहूर्त, जैसे कोई भी जातक हो, आपको बताना हो कि भाई हाँ, आमों का मुख दिन शादी के लिए अच्छा दिन है, फला दिन गाड़ी खरीदने के लिए अच्छा दिन है, फला दिन गृह प्रवेश के लिए अच्छा दिन है, आप किसी को भी बता सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कुछ मुहूर्त होते हैं जो कि कुंडली के अनुसार निकाले जाते हैं कि अच्छा चलिए, ऐसा मान लीजिए कि कोई हमने जनरल मुहूर्त सब सब पे तो अप्लाई हो जाएगा कि हाँ ये दिन सभी लोग के लिए शादी के लिए शुभ है, लेकिन उसमें से कौन सा दिन आपके लिए विशेष तौर पर अच्छा है, वो आपकी कुंडली से पता चलेगा। तो मुहूर्त को हम सबसे पहले दो भाग में बांटेंगे कि एक जनरल मुहूर्त जो सब पर अप्लाई होगा, जिनकी कुंडली नहीं है वो इस अनुसार देख के अपना जो भी चीज है लेना है, सामान खरीदना है, वो ले सकते हैं। लेकिन जिनकी कुंडली है वो इसको देखने के बाद अपनी कुंडली के अनुसार उन दिनों को फाइन ट्यून करेंगे। अभी हम एक एग्जाम्पल चार्ट पे भी इसको लेकर के देखेंगे। सबसे पहले हम सामान्य मुहूर्त को समझते हैं। देखिए, सामान्य मुहूर्त में ये माना जाता है, वैसे तो पंचांग के 5 अंग बताए जाते हैं और उसी को मिलाकर के मुहूर्त देखा जाता है। तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग, तो ये 5 अंग बताए जाते हैं। लेकिन इसमें वैसे तो सभी अंगों का महत्व है, लेकिन कुछ अंग पे आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे इसको देखा जाता है। सबसे पहले देखिए कि इसमें मैंने तिथि का वर्णन किया है कि जैसे आपने सुना होगा कि किसी का जन्म पंचमी को हुआ है, किसी का जन्म षष्ठी को हुआ है, कोई सप्तमी को पैदा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए कि जो तद्भव नाम लिखा है, पड़वा, दूज, तीज, चौथ, महाराष्ट्र में ये काफी फेमस है। पहले तो हम समझ ही नहीं पाते थे पड़वा क्या होता है, दूज क्या होता है, लेकिन तिथियां बताई गई है कि आपकी 30 तिथि होती है, 15 इधर शुक्ल पक्ष वाली और 15 उधर से कृष्ण पक्ष वाली। तो सबसे पहले इन तिथियों का ही डिवीजन किया गया है कि ये तिथि के कितने प्रकार होंगे, और 5 प्रकार की तिथियां बताई गई है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए कि सबसे पहली जो तिथि बताई गई है वो है कि अगर प्रथमा तिथि है या फिर षष्ठी तिथि है या फिर एकादशी तिथि है, जिसको हम 1, 6, 11 कह सकते हैं, वो नंदा तिथि होती है। फिर जो दूसरी तिथि बताई गई है वो भद्रा, फिर जया, फिर रिक्ता और फिर पूर्णा तिथि। पूर्णा यानी पांचवी, 10वीं, 15वीं, यानी उसमें अमावस्या और पूर्णिमा आपका दोनों आ जाएगा। तो इस तरीके से सभी 30 तिथियों को आपका 5 भागों में बांटा गया है। वैसे यहाँ पर देखिए कि आपको 15 लिख रहा होगा, तो 15 ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की तिथियां इसमें शामिल है।
ऐसा नहीं होगा कि कृष्ण पक्ष की अलग है, शुक्ल पक्ष की अलग है। कृष्ण पक्ष की भी तिथि को हम 1 6 11 को नंदा कहेंगे, और शुक्ल पक्ष को भी हम नंदा तिथि में ही काउंट करेंगे। तो ये हो गया तिथि की, तिथि को 5 भागों में बांटा गया। अब इसका अलग अलग मतलब, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए नंदा तिथि लिखा है 1 6 11, तो नंदा तिथि किस कार्य के लिए अच्छी होती है? जैसे मान लीजिए कि आने वाले दिनों में, ठीक है, प्रतिपदा पड़ रही है, प्रतिपदा यानी कि पहली तिथि पड़ रही है, या फिर षष्ठी पड़ रही है, या फिर एकादशी पड़ रही है, तो वो तिथि किस चीज के लिए अच्छी है? तो जो नंदा तिथि होती है ना, वो तिथि माना जाता है कि घूमना फिरना हो गया, मौज मस्ती करना हो गया, नाचना गाना, जो भी शुक्र ग्रह के कारकत्व होते हैं, जिसमें आपका मनोरंजन इन्वॉल्व हो, कोई फिल्म देखना हो, वो चीज हो, गाड़ी खरीदना हो, जितने भी प्रकार के कह लीजिए कि इस तरीके के काम जिसमें कि आनंद की भूमिका ज्यादा है, उस तरीके का कार्य हम पहली तिथि, छठी तिथि और 11वीं तिथि में कर सकते हैं। उसी तरीके से जो दूसरा डिवीजन बताया गया है भद्र तिथि, उसमें खरीदारी करना, कुछ सीखना, शिल्पकारी यानी कि स्किल, कुछ बनाना, हाथ से कुछ करना, स्किल सीखना, बुद्ध के कारकत्व वाली जो तिथि होती है, वो 2 7 12 मानी जाती है, यानी कि दूसरी, 7वीं और 12वीं। और उसी के बाद जया तिथि आती है। जया तिथि आपकी मंगल से जोड़ के देखी जाती है, जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया, संपत्ति किसी की नष्ट करना हो गया, कोई डिमोलिश करना, या मान लीजिए जैसे कहीं पर किसी का घर गिराना हो, बुलडोजर चलाना हो, एक तरीके से कह लीजिए। तो इस तरीके का काम जिसमें हानि की हो, वैसे तो एक और तिथि इससे जोड़ के देखी जाती है, लेकिन लड़ाई झगड़े के लिए मुकदमा हो गया, युद्ध हो गया, उसमें मंगल को लिया जाता है, मंगल के कारकत्व तो उसमें शामिल होते हैं। तो जया तिथि को हम मंगल से जोड़ के देखते हैं। तिथि कौन सी? तो तीसरी तिथि, 8वीं तिथि, और जो 13वीं तिथि होती है वो जया तिथि में आती है। और उसके बाद आता है रिक्त तिथि। ये शनि से जोड़ के देखा जाता है, जैसे तंत्र मंत्र करना हो गया, वैसे बुक्स में बताया गया किसी को जहर देना हो, हत्या करनी हो, वैसे ये सब करने के लिए मुहूर्त, मतलब ये सब कौन करने जाएगा, लेकिन वही चीज है कि बताया गया है कि जो इस तरीके के काम है, इसमें मेडिसिन बताना बहुत अच्छा होता है। दवाओं का यदि कोई काम कर रहा हो, या जानवरों से संबंधित कोई काम है, उसको भी इसमें किया जा सकता है, ठीक है। तंत्र मंत्र, षड्यंत्र, धोखा देना, विष देना आदि जो भी शनि के कारकत्व है, वो रिक्त तिथि में आ जाएंगे। यानी कि आपकी चौथी, चतुर्थी, नवी और चतुर्दशी जो तिथि होती है, नवमी के साथ साथ, उसको हम रिक्त तिथि में लेते हैं। और उसके बाद आपका आता है पूर्ण तिथि। पूर्ण तिथि का अर्थ है कि जितने भी बृहस्पति के कारकत्व, जैसे कोई मांगलिक कार्य हो गया, ठीक है, जैसे आपका गृह प्रवेश है, या फिर विवाह हो गया, जो भी स्थिर कार्य है, कोई चीज का नींव रखना है, जो जितने भी बृहस्पति से जुड़े कार्य हैं, इस तरीके के कार्य को आप पूर्ण तिथि में कर सकते हैं। कि भाई एक बार उसको कर दिया तो वो आप हमको लंबे समय तक चाहिए कि उसका रिजल्ट मिलता रहे, बार बार स्थिर, मतलब बार बार उस जगह से हटना ना पड़े, तो उस तरीके के कार्य को पूर्ण तिथि में किया जाता है। तो ये कुल मिलाकर के तिथियों का एक तरीके से कह लीजिए कि वर्णन है, और तिथियों को 5 भागों में बांटा गया है। लेकिन क्या तिथि के अनुसार ही सिर्फ मुहूर्त देखा जा सकता है? तो ये देखिए, ये जैसे पहला वो है, यानी कि पहला स्टेप है। अगर आपको जैसे मान लीजिए किसी जातक के पास कुछ ही दिन का समय है, मान लीजिए वो कह रहा है कि कल परसों में बताओ कि हमको कब बाहर जाना चाहिए, कोई टूर है उसका, कोई घूमने जाना चाहता है, तो आप देख लीजिए आसपास कोई नंदा तिथि पड़ रही है, तो आप उसको भेज सकते हैं। लेकिन इस तिथि के साथ साथ अगर अच्छा वार भी मिल जाए, प्लस अच्छा नक्षत्र भी मिल जाए, तो वो जो जो कार्य है उसकी शुद्धता और ज्यादा बढ़ सकती है। कहने का मतलब है कि ये दोनों, जब तिथि, वार और नक्षत्र, इन सबका योग मिला करके आप कोई मुहूर्त चुनते हैं, तो उस मुहूर्त की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उस कार्य की शुभ होने की जो प्रकृति है वो बहुत बढ़ जाती है। तो इसी श्रेणी में आगे जो आएगा वो आपका वार आता है। वार आप जानते ही हैं कि वही सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनिवार, रविवार, ये एक तरीके से आपके 7 वार होते हैं। और ये वार अगेन वही चीज, जो जैसे मान लीजिए कि सोमवार है, तो वो जो चंद्रमा के कारकत्व वाले काम है, कि भाई जितने भी जैसे कि चल मान का काम होते हैं, जिसमें तेजी इन्वॉल्व हो, चंद्रमा के उसमें आ जाएगा। जो मंगलवार यानी कि वही युद्ध, मुकदमा, बुद्ध से जुड़ा, मैंने बता दिया, कुछ सीखना हो, स्किल सीखनी हो, तो बुद्ध से जुड़ा काम। और गुरुवार आपका हो जाता है वही स्थिर कार्यों के लिए। शुक्रवार मनोरंजन, घूमना फिरना। शनिवार वही मेडिसिन बनाना हो गया, और
आपका कह लीजिए कि किसी को जहर देना या कोई इस तरीके का काम जिसमें कि एक बूचड़ खाने संबंधित काम हो गया या आपका जो काटना पीटना इन्वॉल्व, तो वो शनि के उसमें देखा जाता है। और रविवार का काम भी आपका जैसे कह लीजिए कि रविवार उसमें बहुत अच्छा होता है। जैसे कोई लेटर आप किसी कंपनी को आपको ज्वाइन करना है, फर्स्ट डे आपके हाथ में कि कब आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसमें रविवार बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। कुछ एक स्थिर कार्य में भी लोग रविवार को लेते हैं। जिस कोई कार्य जो आप समाज को पूरे दिखाना चाहते हैं कि हाँ, सब कोई इसमें जाने, उसमें भी रविवार इन्वॉल्व किया जाता है। तो इस तरीके से ये 7 वार बताए गए हैं। अब देखिए कि तिथिवार को मिलाने के बाद एक तरीके से सिद्ध योग बन जाता है। अब ये सिद्ध योग क्या है? तो सबसे पहले मान लीजिए कि नंदा तिथि अगर पड़ रही हो और साथ में शुक्रवार पड़ जाए। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी का मुहूर्त निकालना है वही बाहर जाने के लिए, टूर के लिए। तो आपने मान लीजिए देखा कि आज एकादशी है और एकादशी के साथ-साथ शुक्रवार भी पड़ रहा है, तो ये एक तरीके से मुहूर्त में इंटेंसिफ़ाई हो जाएगा कि ये तो बहुत अच्छा दिन हो गया घूमने-फिरने के लिए। इसी तरीके से भद्र तिथि यानी कि जो बुध के कार्य होते हैं, कुछ सीखना, स्किल सेट कुछ सीखना हो, उसके लिए बुध के कारकत्व अपनाए जाते हैं। तो बुधवार के साथ भद्र तिथि पड़ जाए तो भी सिद्ध योग बनता है, बहुत अच्छा योग बन जाता है। ऐसे ही जया तिथि यानी कि मुकदमा करना हो गया, किसी से झगड़ा करने जाना हो गया, तो मंगलवार उसमें उसको ऑप्ट किया जाता है कि मंगलवार के साथ-साथ जया तिथि पड़ जाए, तो ये बहुत अच्छा है मंगल संबंधित कारकत्व के लिए। और इसी तरीके से शनिवार के साथ-साथ रिक्ता तिथि और पूर्ण तिथि यानी कि जो स्थिर कार्य होते हैं उसके साथ-साथ गुरुवार पड़ जाए, तो ये पूर्ण तिथि का अच्छा योग बन जाता है। सिद्ध योग करके इसको बोलते हैं कि वो जो पूर्ण तिथि के कार्य है, उसमें इंटेंसिफ़ाई एक तरीके से वो कार्य हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उसकी शुद्धता एक तरीके से बढ़ जाती है। तो ये बेहतर माना जाता है। इस योग के वक़्त किसी जातक का जन्म हो जाए, तो उस व्यक्ति और उसके जीवन में वार तिथि के अनुसार एक विशेष ग्रह का प्रभाव बढ़ जाता है। अब ये क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नंदा तिथि की, ये तो चलिए हम मुहूर्त में ले रहे हैं कि शुक्रवार हो, नंदा तिथि हो तो घूमने-फिरने के लिए, एन्जॉयमेंट करने के लिए अच्छा हो। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति का जातक का जन्म ही मान लीजिए नंदा तिथि में हो और शुक्रवार उस दिन हो, तो ये दिखाता है कि उसके जीवन में शुक्र के कारकत्व फ्लरिश हो जाएँगे, एक तरीके से बढ़ जाएँगे, वो जीवन को आनंदमय तरीके से एन्जॉय करेगा। तो वो चीज़ दिखाती है कि जन्म के समय भी अगर आप देखिए कि आपका जो नक्षत्र वो वार है और जो तिथि है, दोनों अगर साथ में एक तरीके से ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया, उसमें आ जा रहे हैं, तो उस ग्रह का भी प्रभाव पड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी का रिक्ता तिथि के दिन जन्म हो, रिक्ता तिथि कौन-सी होती है? तो आपकी जो चतुर्दशी तिथि होती है, वो रिक्ता मानी जाती है और भी 1-2 तिथि है। तो शनिवार के साथ-साथ उस रिक्ता तिथि को जोड़ के देखा जाता है, तो मान लीजिए किसी का जन्म चतुर्दशी को हो और उस दिन शनिवार भी हो तो उसके जीवन में थोड़ा-सा निराशा, अकेलापन बढ़ सकता है क्योंकि शनि उस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है। तो ये जन्म के समय भी बहुत कारगर होता है, तो थोड़ा मैंने बता दिया। बाकी आप मुहूर्त के समय तिथि और वार दोनों को मिला कर के चुन सकते हैं। अब उसके बाद जो तीसरा आता है वो आता है नक्षत्र। अब नक्षत्र को भी इसमें शामिल किया गया है, लेकिन देखिए कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको तिथि के साथ-साथ वार भी मिल जाए और वार के साथ-साथ नक्षत्र भी मिल जाए। मतलब तीनों का जो कॉम्बो होता है वो बहुत ही रेयर होता है लेकिन मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि मिलेगा ही नहीं। लेकिन वही है ना कि आप 2 भी अगर मिल जाए, जैसे मान लीजिए नक्षत्र के साथ वार मिल जाए अच्छा है, नक्षत्र के साथ तिथि मिल जाए अच्छा है, तिथि के साथ वार मिल जाए अच्छा है, वार के साथ नक्षत्र भी मिल जाए, तो वो भी अच्छा है। तो इस तरीके से कॉम्बो बनाया जाता है कि एक मुहूर्त किसी जातक को शुभ मुहूर्त दिया जाए और उसका काम अच्छे से हो पाए। तो इसी कड़ी में आप सबसे पहले नक्षत्र आता है कि भाई देखिए कि नक्षत्रों का भी कई डिवीज़न किया गया है। हालाँकि अलग-अलग नक्षत्र अलग-अलग कार्यों को रिप्रेज़ेंट करता है। अब सबसे पहले इसमें आता है कि ध्रुव स्थिर नक्षत्र यानी कि इसको एक तरीके से स्थिर नक्षत्र में जोड़ के देखा गया है जिसमें शामिल है आपका उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी नक्षत्र इन 4 नक्षत्रों को इसमें शामिल किया जाता है। और इसमें इन नक्षत्रों में कौन-सा काम अच्छा है तो जो भी स्थिर काम है जैसे मान लीजिए घर की नींव रखना हो, कुआँ खोदना हो, भवन निर्माण हो, कृषि से जुड़े काम हो, आदि चीज़ों का आरंभ करना हो तो ये नक्षत्र अच्छे माने जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि घर की नींव यानी कि इसमें यहाँ वैसे तो मकान मेंशन हुआ है, लेकिन अगर आप कोई बिल्डर है और आप मान लीजिए कि इस तरीके का प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं कि भाई एक मकान खरीदा फिर उसको बेचा तो
उस केस में ये ध्रुव स्थिर नक्षत्र अच्छा नहीं है। समझिएगा इस बात को कि भाई व्यक्ति अपने घर में रहना चाहता है, उसको बार बार चेंज नहीं करना चाहता है, वहां के लिए तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप बिल्डर है, आप चाहते हैं कि आपका जो भी प्रॉपर्टी आपने खरीदी है वो जल्दी से बिक जाए, तो उस केस में आपको दूसरा नक्षत्र लेना पड़ेगा, ना कि ये लेना पड़ेगा। यानी कि जो कार्य आपको स्थिर रखना है, यानी कि लंबे समय तक वो चलता रहे। कोई दुकान खोली है तो वो लॉन्ग टाइम तक वहीं पर टिकी रहे, काम आपका चलता रहे, तो उस केस में स्थिर नक्षत्रों को लिया जाता है। और उसी कड़ी में जो दूसरा है बी सेक्शन है, चर अथवा चल नक्षत्र। यानी कि जितने भी प्रकार के गति वाले काम होते हैं, इसमें आपका पुनर्वसु शामिल है, श्रवण शामिल है, धनिष्ठ शामिल है और सददिशा शामिल है। और साथ में इसमें सोमवार का भी दिन लिया जाता है कि भाई यदि सोमवार पड़ जाए और ये सारे नक्षत्र पड़ जाए, तो जितने भी प्रकार के गति वाले काम होते हैं, जैसे घुड़सवारी करना हो गया, यात्रा करना हो गया, इवन इस नक्षत्र में आप वाहन खरीदने के लिए भी जा सकते हैं। तो इस तरीके के काम जिसमें कि एक तरीके से गति इन्वॉल्व हो, वो काम आपका चर नक्षत्र में किया जाता है। उसी तरीके से जो क्रूर नक्षत्र होते हैं, उसमें आपको लिया गया है पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, भरणी, मघा को शामिल किया गया है। जो भी आक्रामक स्वभाव के कार्य होते हैं, हत्या, विश्वासघात, अग्नि से जुड़े काम, चोरी, किसी को विष देना, दवाइयों पर कोई खोज, कोई कह लीजिए सर्जरी करानी हो तो ये नक्षत्र बहुत अच्छे हैं। कोई हथियार का आप खरीद विक्रय कर रहे हैं, तो इस तरीके का जैसे मान लीजिए कि आपको ब्लड टेस्ट कराना है, तो ये नक्षत्र बहुत अच्छा है ब्लड निकालने के लिए। और जैसे कोई ऑपरेशन हो, उसमें भी इन नक्षत्रों को चुना जा सकता है। तो ये क्रूर प्रवृत्ति के नक्षत्र होते हैं, जिसमें एक तोड़-फोड़ करनी हो तो इन नक्षत्रों को शामिल किया जा सकता है। फिर उसके बाद मिश्र और साधारण नक्षत्र आता है, जिसमें विशाखा और कृत्तिका को लिया गया है। ये जैसे इसमें अग्नि संबंधित काम किया जाता है, धातुओं को गर्म करने वाला कोई काम हो, ठीक है, गैस से संबंधित काम हो, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ तोड़ करके उसको सजाई जाए, गला करके, जैसे गोल्ड को बहुत लोग पिघला करके नया ज्वेलरी बनाते हैं, तो उस तरीके के काम हो तो ये मिश्र और साधारण नक्षत्र में किया जा सकता है। उसी तरीके से सिप्र और जो लघु नक्षत्र आता है, उसमें आपका अश्विनी, पुष्य और अभिजीत को लिया जाता है। इसमें आप दुकान खोलना हो गया, विक्रय खरीदना बिकरा खरीदना बेचना हो गया। बल्कि अश्विनी को तो आप अधिकतर कामों में ले सकते हैं, जिसमें मान लीजिए जैसे छोटे समय के लिए कोई भी काम आपको करना है, तो उसमें अश्विनी को लिया जाता है। खरीदना बेचना, कोई स्किल सीखनी हो आपकी, इवन फिजिकल इंटीमेसी के लिए भी अश्विनी बहुत अच्छा होता है। मैत्री के लिए साझेदारी का कोई काम हो, कोई कला सीखना हो, तो उसमें आप लघु नक्षत्रों को ले सकते हैं। उसी तरीके से फिर जो मृदु यानी कि एक तरीके से काफ़ी कह लीजिए कि सौम्य नक्षत्र माना जाता है। उसमें आपका मृगशिरा हो गया, रेवती हो गया, चित्रा हो गया, अनुराधा को लिया जाता है। इसमें गाना सीखना हो गया, संगीत, कोई आपको कपड़ा सिलाना है, कोई कह लीजिए कि कपड़ा पहनना है, खेलना हो गया या बाहर जाना है, और कुछ भी सीखने का काम, मित्र बनाने का काम, कोई किसी के सामने प्रस्ताव रखना, अपना कोई दोस्त बनाना है, तो इस तरीके के कार्य इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद तीज या दारू नक्षत्र, इसमें आपका ज्येष्ठा, आद्रा, आश्लेषा और शनिवार को शामिल किया जाता है। अगेन वही जो शनिवार वाले कारक तो हम बता रहे थे कि भाई कोई तांत्रिक क्रिया है, जादू है, कोई मान लीजिए जो उसमें बताया जाता है उच्चाटन करना हो, इस तरीके से जो लोग इसको करते हैं, अमावस्या वाले भी दिन इसको किया जाता है। तो जो लोग जैसे जिनको तांत्रिक क्रिया, काला जादू ये सब में इंटरेस्ट होता है, उस तरीके के काम, कोई साधना आपको करनी हो, जानवरों को कोई प्रशिक्षण देना हो, ठीक है? इस तरीके से जो साधना के हठ योग होते हैं, उस तरीके का काम इन नक्षत्रों में किया जाता है। साथ में शनिवार पड़ जाए तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये हो गई हमारे नक्षत्रों की बात। देखिए कि इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे योग रह गया, करण रह गया, लेकिन वही है ना कि भाई कहाँ तक देखेंगे? 2-3 चीज़ें जिनका महत्व होता है, उसको आप इसमें ले लीजिए। वैसे तो महत्व हर चीज़ का होता है, लेकिन वही है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन इसको समझ लीजिए। बुक्स में तो यहाँ पर देखिए, अब मैंने तो वर्ष से आरंभ किया गया है, बुक्स में तो पता नहीं क्या सतयुग, कलयुग और सब में उसका भी बर्थ बताया गया है, मानसाक जी बुक है उसमें। खैर देखिए कि सबसे पहले वर्ष आता है कि आपका किस वर्ष में जन्म हुआ है, फिर अयन आता है। अयन का अर्थ होता है कि जैसे दक्षिण अयन आपका, और उत्तरायण, बहुत लोग मानते हैं उत्तरायण का कार्य अच्छा होता है, लेकिन आप सोचिए कि उत्तरायण ऐसे तो देखने को 6 महीने हो जाएगा, तो 6 महीने तक कोई व्यक्ति काम ही नहीं कर पाएगा। तो वही चीज़ है ना कि हमेशा छोटे वाले चीज़ को लिया जाता है, जो सबसे कम स्पैम का होता है, उसकी थोड़ी महत्ता ज़्यादा होती है। उसके बाद फिर ऋतु आता है कि भाई वसंत चल रहा है कि कौन-सा ऋतु चल रहा है। फिर महीना आता है, फिर पक्ष आता है कि कृष्ण पक्ष है कि
शुक्ल पक्ष है, जैसे शुक्ल पक्ष की तिथियाँ ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, फिर वार होता है, वार आपको समझा ही दिया, फिर तिथि, फिर नक्षत्र, फिर योग होता है, चंद्रमा और सूर्य की दूरी से निकाला जाता है, 27 योग होता है जिसमें कि वैधर्ती, विष्टि, कुछ योगों को अच्छा नहीं माना जाता है, कुछ योग को अच्छा माना जाता है, लेकिन ये बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो योग अभी हम रहने देते हैं। फिर उसी तरीके से करण आता है और फिर अंतिम में हम लगन को भी लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने जो किसी व्यक्ति को मुहूर्त दिया है, तो उस समय कौन-सा लग्न चल रहा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए कि अगर भाई कुंडली अगर आपकी नहीं है, तो आप देखिए कि उस समय गोचर में जो सबसे ज़्यादा बली ग्रह है, आप उसका लगन ले सकते हैं और यदि यदि आपकी कुंडली है, तो अपने जो जो भी त्रिकोण अधिपति जैसे मान लीजिए कि मेरी कुंडली तुला लग्न की है, तो मैं देखूँगा कि या तो उस समय गोचर में जब भी मैं काम कर रहा हूँ, तुला लगन चल रहा हो तो बढ़िया है, मिथुन लगन चल रहा हो तो बढ़िया है और आपका उसके साथ-साथ अगर कुंभ लगन चल रहा हो तो अच्छा है, उस समय कार्य करने के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अब इन तीनों में से भी कौन ले तो गोचर में उस समय जिस भी राशि का स्वामी इन तीनों राशियों में से बली हो उसको आप ले सकते हैं। तो अपने त्रिकोणाधिपति की राशि में काम करना अच्छा होता है और बली त्रिकोणाधिपति की राशि जो भी गोचर में उस समय बली हो तो ये काफ़ी बेहतर माना जाता है। तो इस तरीके से लग्न को लिया जाता है। तो आप अब इसमें देखिए कि आप सबको तो शामिल नहीं कर सकते हैं और भई अवधि भी तो मैटर करती है। जैसे मान लीजिए कोई जातक आया, वो कहा कि हमको आज ही के आज ही मुहूर्त निकाल के दो। तो उस केस में भाई आप लग्न को शामिल कर सकते हैं, ठीक है? कि आपने चलिए अच्छा-सा लगन देख कर के बलि ग्रह के लग्न को देख कर के दे दिया कि जाओ काम करो या डिपेंड करता है कि कार्य कैसा है। जैसे मान लीजिए कि शुक्र संबंधित कार्य है तो आप तुला राशि या वृषभ राशि दे सकते हैं। शनि संबंधित काम है तो आप कुंभ या आपका जो मकर राशि है उसको दे सकते हैं। तो वही कि काम पे भी डिपेंड करता है और मुहूर्त में सबसे विशेष बात है कि आप किसी भी ज्योतिषी को स्पैम कितना दे रहे हैं कि भाई यहाँ कितने दिन के अंदर मुहूर्त चाहिए। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल पे बात करें कि कोई जातक मेरे पास आता है 19 मार्च 2024 को और वो कहता है कि भाई हमको वाहन खरीदने के लिए मुहूर्त निकाल दीजिए कि किस डेट में हम गाड़ी खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले जातक अगर मान लीजिए कहता है कि जातक के पास कुछ ही दिन का समय है, यानी कि उसको गाड़ी 4-5 दिन में ही लेनी है, 2-4 दिन में ही लेनी है। तो उस केस में हमने क्या लिया था, तो वाहन के लिए जो सबसे अच्छी तिथि होती है वो नंदा होती है। मैंने बताया था कि वो जो शुक्र की तिथि होती है घूमना-फिरना हो गया जितने भी गति वाले काम होते हैं ये अच्छा होता है शुक्र में भी और आपका चंद्रमा में भी। तो शुक्रवार को हमने ले लिया वाहन के लिए क्योंकि शुक्र ही वाहन को रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से कह लीजिए। हालाँकि इसमें आप सोमवार को भी शामिल कर सकते हैं चाहे तो। नक्षत्र में जो वाहन खरीदने के लिए अच्छे नक्षत्र हैं उसमें पुनर्वसु है, श्रवण है, धनिष्ठा है, जितने भी चर नक्षत्र है और लघु नक्षत्र है उसमें इसको लिया जा सकता है। तो एक तरीके से 3 फैक्टर हमारे पास आ गया कि 2-4 दिन में हमको देखना है कि अगर तिथि 1, 6, 11 मिल जाए तो हम उस दिन को दे सकते हैं। शुक्रवार अगर मिल जाए तो उस दिन को दे सकते हैं या फिर ये नक्षत्र जो नीचे लिखे गए हैं, आने वाले 4-5 दिनों में अगर ये नक्षत्र पड़ रहे हैं तो हम इस दिन को जातक को दे सकते हैं कि हाँ भाई, फला दिन में आप गाड़ी खरीद सकते हो। अब सबसे पहले देखिए इसमें अश्विनी भी शामिल है। तो सबसे पहले हम अगर आज 19 मार्च है तो हम आज का देखेंगे कि आज का जो पंचांग है उसमें क्या दिख रहा है। हो सकता है कि भई अब हम यही कह दें कि जाके आज ही खरीद लो। तो अगर हम आज का पंचांग देखते हैं तो सबसे पहले देखिए कि वार में हमको मंगलवार मिला। मंगलवार वाहन खरीदने के लिए तो हमने अच्छा तो नहीं लिया था, तो वार सबसे पहले वार कट जाएगा कि वार अच्छा नहीं है। फिर तिथि जो है तिथि है वो 10वीं है। हमको चाहिए था कि भाई प्रथमा हो या फिर षष्ठी हो या फिर एकादशी हो यानी कि 1, 6, 11 तिथि हो। समझिएगा इसको कि भाई वार में हमको मंगलवार मिला, हमको चाहिए था शुक्रवार। तिथि में हमको भाई नंदा तिथि 1, 6, 11 चाहिए था, यहाँ पर हमको मिला 10वीं तिथि, वो भी अच्छा नहीं है। नक्षत्र में हमको यहाँ पर जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र मिला, तो नक्षत्र एक तरीके से सही है, तो हम नक्षत्र के हिसाब से जातक को टाइम दे सकते हैं कि हाँ, नक्षत्र आपका अच्छा है दिख रहा है, तो आप चाहे तो इस दिन भी खरीद सकते हैं, लेकिन क्योंकि वार तिथि अच्छी नहीं दिख रही है, तो हम बहुत इस दिन के लिए सजेस्ट नहीं करेंगे जातक को। फिर अगला दिन देखते हैं कि 20 मार्च को क्या हो रहा है, तो 20 मार्च को अगर हम देखेंगे तो भाई यहाँ पर देखिए कि जो वार है वो बुधवार मिल गया। अब बुधवार चलिए भाई बुध के कारकत्व के लिए अच्छा होता है। हालाँकि ये शुक्रवार नहीं है लेकिन फिर भी एक बार को ऑप्ट किया जा सकता है कि चलो बुध को ऑप्ट किया गया है। बाकी योग देखना पड़ेगा। तिथि में देखिए कि यहाँ पर देखिए शुक्ल एकादशी जो कि लिखा है कि नंदा तिथि नीचे देखिए लिखा है कि यहाँ पर नंदा तिथि।
तो यानी कि तिथि तो हमको चलिए अच्छी मिल गई कि हाँ तिथि भी अच्छी है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि नक्षत्र कौन सा पड़ा, तो पुष्य नक्षत्र पड़ा है। पुष्य भी एक तरीके से सौम्य नक्षत्र माना जाता है। तो वैसे तो हमारे पास वो नक्षत्र नहीं आए जो हम चाह रहे थे, कि जैसे कि आपका श्रवण मिल जाए, धनिष्ठा मिल जाए, पुनर्वसु मिल जाए। पुनर्वसु हमें 19 तारीख को मिला था लेकिन 20 को नहीं मिला। लेकिन हमको अगर चुनना हो तो 19 भी अच्छा है, 20 भी अच्छा है, लेकिन 20 तारीख मुकाबले 19 के ज्यादा अच्छी है। तो हम कह देंगे कि भाई 20 तारीख को जाओ, यानी कि कल के दिन जाओ और वाहन आप खरीद सकते हो। अच्छा रहेगा। और जो लगन मैंने बता दिया उस अनुसार आप समय दे सकते हैं कि इस समय आप वाहन खरीदो। अब मान लीजिए कि इसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं कि जातक कहता है आपके पास कि वाहन खरीदने जाना है, लेकिन मेरे पास कुछ महीने का समय है, कि कुछ महीने में हमको वाहन खरीदना है, मुहूर्त निकाल दीजिए। तो अब हमारे पास जो है समय ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि अब हम यहाँ से देखते हैं कि मुहूर्त निकालने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए 19 मार्च को जातक आता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें दो कॉम्बो मिल जाए। यानी कि जो तिथि है वो 1 6 11 पड़ जाए, या वार के साथ वार शुक्रवार पड़ जाए, या फिर जो नक्षत्र है उसमें आपका पुनर्वसु हस्त मिल जाए, उसके साथ साथ वार मिल जाए। यानी कि जो दो हमने शुभ के लिए लिया था उसमें से कोई दो कॉम्बो मैच हो जाए, क्योंकि भाई महीने भर का समय है, कई महीने का समय है, तो कोई ना कोई दिन तो ऐसा आएगा ना जिसमें कि दोनों फैक्टर मैच कर जाएंगे पंचांग के। तो देखिए कि अब इसको आपको खुद से खोजना पड़ेगा। ठीक है, कि पंचांग उठा करके एक एक पन्ना पलट करके खोजना पड़ेगा कि कौन सा दिन अच्छा आ रहा है। जैसे 19 अप्रैल का दिन है, मान लीजिए हम इसको लेते हैं, तो 19 अप्रैल को हमको मिला कि 19 अप्रैल को शुक्रवार है, यानी कि ठीक एक महीने बाद। ठीक है, 19 मार्च को जातक आया था, 19 अप्रैल को हमने मुहूर्त निकाला कि 19 अप्रैल को शुक्रवार है। जो तिथि है वो शुक्ल एकादशी है, यानी कि देखिए कि वार के साथ साथ तिथि हमारी मैच हो गई, यानी कि सिद्ध योग बन गया। यहाँ पर देखिए नंदा तिथि है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑस्पिशियस फ्राइडे, यानी कि इस दिन यदि शुक्रवार पड़ जाए तो ये बहुत अच्छा होता है। तो वार के साथ साथ हमें तिथि मिल गई, यानी कि ये सिद्ध योग बन गया। इस दिन वाहन खरीदना बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचांग के दो अंग हमारे मैच खा गए। और जो अगर नक्षत्र को हम देखें, नक्षत्र हमारा मघा मिल गया, लेकिन नक्षत्र हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि भाई जातक ने कहा है कि कुछ महीने का उसके पास समय है। तो उस केस में हम इस दिन को ऑप्ट कर सकते हैं कि दो का अगर कॉम्बो मिल गया तो बहुत अच्छा है, आप जा सकते हो। तो इस केस में हम इनको 19 अप्रैल का समय दे सकते हैं कि आप 19 अप्रैल को वाहन खरीद सकते हैं। आपको चाहे तो आप एक दो डेट और निकाल के दे सकते हैं। मान लीजिए कि उस दिन किसी वजह से काम नहीं हो पाया, या मान लीजिए कुछ पेच फंस गया, तो आप उसके बाद अगला भी डेट निकाल सकते हैं कि 9 अगस्त का भी एक दिन इसमें पड़ रहा है, जिसमें कि देखिए कि यहाँ पर शुक्रवार मिल गया हमें 9 अगस्त के दिन। और जो तिथि है वो शुक्ल पंचमी मिली, गुरु की तिथि है। तो तिथि तो उतनी अच्छी नहीं मिली, लेकिन नक्षत्र देखिए कि नक्षत्र हमें हस्त मिल गया। और हस्त को हमने लिया था कि वाहन खरीदने के लिए अच्छा होता है। तो इस केस में हमें वार और नक्षत्र जो है वो अच्छा मिला। पहले केस में हमें तिथि और वार अच्छा मिला था, लेकिन इस केस में हमें नक्षत्र और आपका वार अच्छा मिल गया है। तो वही है कि दोनों आप डेट सजेस्ट कर सकते हैं जातक को, कि अगर जातक के पास कुछ महीने का समय है तो वो 9 अगस्त और 19 अप्रैल का दिन उसके लिए वाहन खरीदने के लिए अच्छा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि वो जातक आपसे कहता है कि आपके पास 1 साल का समय है, जातक के पास 1 साल का समय है और मुहूर्त निकाल के दे। तो इस केस में हमको चाहिए होगा कि भाई अब जब 1 साल का ज्योतिषी को समय दिया गया है, कोई ऐसा मुहूर्त है जिसमें कि पंचांग के 3 फैक्टर, 3 या 4 फैक्टर एक तरीके से मैच कर जाए। ठीक है, वरना तो साल भर होने का समय क्या था। जैसे मान लीजिए कुछ दिन का जातक ने समय दिया, तो भाई आप सिर्फ एक फैक्टर के अकॉर्डिंग उसको निकाल के दे सकते हैं। ठीक है, अगर वो लकी रहा तो उसको हो सकता है कि 2 फैक्टर के अकॉर्डिंग मिल जाए या 3 फैक्टर के अकॉर्डिंग मिल जाए, वो उसके लक पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर उसने कुछ महीने दिए थे, जैसे कि दूसरे केस में हुआ, तो भाई हमने कोशिश की कि भाई वार नक्षत्र मिल जाए या तिथि वार मिल जाए, कोई ना कोई तरीके से दो का कॉम्बो बन जाए तो अच्छा है। अब जब तक कह रहा है कि उसके पास साल भर का समय है, तो हम अपनी तरफ से और कोशिश करेंगे कि भाई 3 का कॉम्बो बन जाए, ऐसा दिन देखते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो अब उस केस में यदि जातक के पास 1 साल का समय है, ठीक है, मान लीजिए कि वो 19 मार्च को आपके पास आता है, तो 6 दिसंबर का दिन ऐसा पड़ेगा। ये आपको पंचांग लेकर के खुद खोजना पड़ेगा। ऐसे कोई इतना खोजता उस्ता नहीं है, मैं बस समझाने के लिए समझा दे रहा हूँ कि इसको देखा कैसे जाता है। तो 6 दिसंबर का दिन ऐसा है जिस दिन शुक्रवार पड़ जाएगा, ठीक है, वार में। और जो
तिथि है वो शुक्ल छठी पड़ेगी, जो कि नंदा तिथि पड़ेगी, और जो नक्षत्र है वो आपका श्रवण पड़ेगा। यानी कि तिथि वार नक्षत्र तीनों का जो योग है वो बहुत ही अच्छा आ गया, तीनों का कॉम्बिनेशन आ गया। ठीक है, हम शुक्रवार को वाहन खरीदने के लिए लेते हैं, छठी तिथि को भी लेते हैं, श्रवण नक्षत्र को भी लेते हैं वाहन खरीदने के लिए। जब राशि में श्रवण नक्षत्र पड़ता है, चंद्रमा का नक्षत्र है, तो उस केस में भी ये बहुत अच्छा नक्षत्र हो गया। तो एक तरीके से ये दिन जातक के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन क्या हम पहले इस दिन को सजेस्ट कर सकते थे? तो नहीं, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर सिर्फ एक ही दिन हमको मिला है सर्च करने में, एक साल के उसमें अगर आप देखेंगे। तो वही चीज है कि ये डिपेंड करता है कि जातक आपको कितना समय दे रहा है। जैसे भाई यहाँ पर एक साल का समय था, तब कहीं जाकर के 6 दिसंबर का जो मुहूर्त है वो बहुत अच्छा मिला, तो हमने बता दिया कि 6 दिसंबर को पंचांग के 3 फैक्टर उस इवेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो इवेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो खैर, अब चलिए, ये तो हो गया कि भाई आपका जनरल मुहूर्त हो गया, कि इस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति को मुहूर्त निकाल के दे सकते हैं, कि अगर उसकी कुंडली है और नहीं है तो भी आप उसको बता सकते हैं कि हाँ भाई फला डेट में काम करो, तो वो कार्य आपका हो जाएगा। अब आता है कुंडली के अनुसार मुहूर्त, तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए कि वो जो निकाला है हमने, वो एक जनरल मुहूर्त है जो सब पे अप्लाई होता है, लेकिन आपकी जो कुंडली है ना, वो भी आपको कुछ दिन और कुछ तारीख देती है, या कुछ नक्षत्र बता देती है कि ये नक्षत्र ये दिन आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो उस दिन को अवॉइड करना चाहिए। तो वो कैसे देखा जाए? तो देखिए कि उसमें सबसे पहले नवतारा चक्र का नियम आता है, कुछ लोग इसको जानते होंगे। ये क्या होता है? तो जैसे देखिए कि आपके जन्म नक्षत्र से कुछ नक्षत्र ऐसे माने जाते हैं जो कि आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, फेवरेबल नहीं होंगे, और वही कुछ नक्षत्र ऐसे होंगे आपके जन्म नक्षत्र जो कि आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये बताया गया है कि आपके जन्म नक्षत्र से तीसरा, पांचवा और सातवां, ये जो नक्षत्र होते हैं ये अच्छे नहीं होंगे, और साथ में इसी के त्रिकोण के नक्षत्र। अब त्रिकोण का नक्षत्र क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि इसमें देखिए कि जो अश्वनी नक्षत्र है, ठीक है, अश्वनी जो जो नक्षत्र है, यहाँ पर देखिए अश्वनी का जो त्रिकोण का नक्षत्र है वो आपका मघा होगा और मूल होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी नक्षत्र है, जैसे मान लीजिए कृतिका है, तो आप उसका स्वामी देख लीजिए, कृतिका का स्वामी सूर्य होता है, तो उसका तीनों नक्षत्र आप लेंगे कि उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। तो इसको इस तरीके से आपको देखना है कि जो भी आपका जन्म नक्षत्र है, आप ठीक उससे आप जिस भी दिन को आप चुन रहे हैं वो नक्षत्र देखेंगे, और ये देखेंगे कि उसकी संख्या कितनी है। जैसे अभी हम आपको इसको बताते हैं, लेकिन एक मिनट दीजिएगा। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए जो जन्म नक्षत्र होता है, जैसे मान लीजिए मेरा जन्म अश्वनी में हुआ है, तो मेरे लिए जो अश्वनी का त्रिकोण का नक्षत्र होता है वो आपका मूल हो जाएगा और मघा हो जाएगा। तो मेरे लिए मघा और मूल भी एक तरीके से जन्म नक्षत्र होगा। लेकिन अब इसका फल क्या है? तो यदि मान लीजिए आपका जन्म नक्षत्र ही, आपने किसी मुहूर्त में आपका जन्म नक्षत्र आ गया है, तो वो समसा है। समसा है मतलब कि ना तो बहुत अच्छा है ना तो बहुत बुरा है। यदि आपका समय दशा वगैरह अच्छी चल रही है तो वो जन्म नक्षत्र आपके लिए फेवरेबल है, दशा गोचर बुरा चल रहा है तो वो जन्म नक्षत्र आपके लिए बुरा है। इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। फिर दूसरा आता है संपत। संपत यानी कि आपसे दूसरा नक्षत्र, जैसे मान लीजिए कि मेरा नक्षत्र कृतिका है, तो कृतिका से दूसरा नक्षत्र, यानी कि कृतिका से जो दूसरा नक्षत्र होगा वो रोहिणी होगा। तो रोहिणी के साथ साथ जो रोहिणी के त्रिकोण के नक्षत्र है, अब रोहिणी के त्रिकोण के नक्षत्र होंगे आपके हस्ता और आपका श्रवण। तो ये जो तीनों नक्षत्र है, रोहिणी, हस्त और श्रवण, ये कृतिका वाले व्यक्ति के लिए संपत होंगे। संपत का मतलब होता है कि भाई संपत्ति के लिए अच्छा होता है, तो यानी कि दूसरा नक्षत्र अच्छा होता है। फिर जो तीसरा नक्षत्र होता है वो विपत, यानी कि विपत्ति, खतरे को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही छेम को भी शुभ लिया जाता है, प्रत्येरी को अच्छा नहीं लिया जाता है, साधक अच्छा माना जाता है काम के सिद्धि के लिए। फिर सातवां वध होता है। वध का अर्थ ये नहीं कि वध हो जाएगा, ठीक है, वो खराब माना जाता है। और आठवां मित्र नक्षत्र होता है, और नवा जो है वो आपका अति मित्र या परम मित्र नक्षत्र होता है। तो इसमें जो भी आपके जन्म नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र पड़ जाए, या पांचवा पड़ जाए, या फिर जो सातवां पड़ जाए, ये नक्षत्र मान लीजिए अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा जो जन्म नक्षत्र है वो मूल है, ठीक है, और हमको ये जानना है कि भाई हस्त के लिए जो हस्त नक्षत्र है वो मेरे लिए अच्छा है कि खराब है। तो हम सबसे पहले सिंपल सा है कि भाई मूल से हम गिनेंगे कि हस्त क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र होता है, तो मूल से आगे चंद्रमा का कौन सा नक्षत्र पड़ रहा है। तो मूल के बाद आपका पूर्वाषाढ़ा एक, मूल एक, पूर्वाषाढ़ा दो, उत्तराषाढ़ा तीन और श्रवण चार। यानी कि जो श्रवण नक्षत्र है वो अगर आपके मूल नक्षत्र के लिए अच्छा है, तो जो श्रवण का त्रिकोण का नक्षत्र होता है वो हस्त होता है, तो हस्त भी आपके लिए अच्छा होगा।
तो यानी कि वो चौथा आ जाएगा, तो हस्त जो है वो मूल नक्षत्र के व्यक्ति के लिए अच्छा होगा। और वही जो श्रवण के बाद जो धनिष्ठा आता है वो मूल नक्षत्र के व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होगा, और धनिष्ठा के साथ साथ व्यक्ति के लिए चित्रा और मृगशिरा भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि चित्रा और मृगशिरा धनिष्ठा के ही त्रिकोण के नक्षत्र है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको तीनों नक्षत्र लेना है, तीनों ही एक तरीके से खराब होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम इसमें लेते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी जातक का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है और उसको मघा के बारे में जानना है कि मघा नक्षत्र का दिन उसके लिए शुभ है या अशुभ है। जैसे ये एक टेबल है, इस टेबल को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन ये इस टेबल को जितना जल्दी मतलब याद कर लेंगे तो ये निकालने में आसानी रहेगी। जैसे देखिए कि अगर कृतिका में जन्म है और मघा तक हमको जानना है कि मघा क्या है, तो सबसे पहले भाई हमने देखा कि यहाँ पर कृतिका 1 हो जाएगा, रोहिणी आपका 2 हो जाएगा, मृगशिरा 3, आद्रा 4, पुनर्वसु 5, पुष्य 6, अश्लेषा 7, और जो मघा है ये 8 हो जाएगा। कृतिका से अगर हम मघा तक गिने तो वो आपका 8वां नक्षत्र आएगा, और जो 8वां नक्षत्र है वो हमने शुभ लिया था, तो यानी कि मघा शुभ हो जाएगा। अब सिंपल सिंपल है, मान लीजिए किसी का आद्रा नक्षत्र है और उसको उत्तरा भाद्रपद के लिए जाना है, तो हम ऐसा थोड़ा नहीं कहेंगे कि आद्रा से ठीक यहाँ पर उत्तर भाद्रपद तक चले, नहीं। सिर्फ आप देखेंगे उत्तर भाद्रपद किसका नक्षत्र होता है, तो शनि का नक्षत्र होता है। तो ठीक हम आद्रा से शनि के नक्षत्र तक बढ़ जाएंगे, तो आद्रा 1, पुनर्वसु 2 और पुष्य 3, यानी कि जो तीसरी तारा आई, इसको तारा बोलते हैं, तो तीसरी जो तारा आई वो आद्रा नक्षत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यानी कि हम अवॉइड करेंगे कि यदि मेरा आद्रा नक्षत्र है तो मेरे लिए पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो भी शनि का नक्षत्र होता है वो अच्छा नहीं होगा, वो उन दिनों को हम नहीं चुनेंगे। तो ये तो हो गया नौतारा का नौतारा चक्र, वही इसमें लिखा हुआ है। जैसे अगर ये आपको निकालने में परेशानी हो रही है तो ज्योतिष ऐप करके एक प्ले स्टोर पे ऐप आता है, आप इसको डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप कुंडली डालेंगे तो उसमें आपको नक्षत्र की एक तरीके से नौतारा चक्र की सारणी मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी जातक का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है, तो यहाँ पर देखिए कि जन्म नक्षत्र उत्तर भाद्रपद हो गया, तो उसके नीचे सारे जो भी संपत के नक्षत्र है, विपत के नक्षत्र है, ये आपको टेबल में लिखा हुआ मिल जाएगा कि कौन कौन सा नक्षत्र आपको अवॉइड करना है। जैसे मान लीजिए इस जातक के लिए अश्वनी, मघा, मूल अवॉइड करना है, कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा अवॉइड करें, और मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा को भी ये जातक अवॉइड कर सकता है कि भाई इन दिनों में यदि कोई दिन जिसमें कि मृगशिरा, चित्रा पड़ जाए या मूल पड़ जाए या मघा पड़ जाए, तो मुझे उस दिन को नहीं ऑप्ट करना है, चाहे जनरल मुहूर्त जो सामान्य मुहूर्त निकला था वो अच्छा ही क्यों ना आ रहा हो, मेरे लिए वो दिन अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एक नौतारा चक्र के हिसाब से। फिर दूसरा आता है अष्टक वर्ग के हिसाब से मुहूर्त। जैसे मान लीजिए कि ये कुंडली है, वो इसी जातक की ले लेते हैं जिसने जो मेरे पास पूछने आया है कि वाहन खरीदने के लिए कब का मुहूर्त अच्छा है। तो सबसे पहले अब अष्टक वर्ष से मुहूर्त कैसे देखा जाए, वैसे तो इसमें पूरा पूरा वीडियो है, ठीक है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। अष्टक वर्ग पे एक पूरी प्लेलिस्ट इस चैनल पे अवेलेबल, उसमें मैंने समझाया है कि अष्टक वर्ग क्या होता है, लेकिन क्योंकि आज मुहूर्त विषय है तो इसको मैं जल्दी से समझा देता हूँ कि आप ये कुंडली बना लीजिए, उसी ऐप में बन जाएगा जो ज्योतिष ऐप मैंने बताया है। और अष्टक वर्ग सेक्शन में चले जाइए। अष्टक वर्ग सेक्शन के बाद आप यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो इसमें देखेंगे कि आपको चंद्रमा का अष्टक वर्ग एक मिल जाएगा कि चंद्रमा का अष्टक वर्ग दिखाए, तो आपको बस चंद्रमा का अष्टक वर्ग का टेबल खोल लेना है, और उसके बाद आपको एक नई टेबल मिल जाएगी, चंद्रमा का भिन्नाष्टक वर्ग वाली टेबल आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर देखिए कि इनका चंद्रमा जो है वो पंचम भाव में बैठा था। अब आपको नोट करना है, मार्क लगाना है कि किस किस राशि में चंद्रमा को अच्छे बिंदु मिले। अब अच्छे बिंदु का क्या अर्थ होता है, तो देखिए कि जिस भी राशि में आपकी कुंडली में कह लीजिए कि 4 से ज्यादा बिंदु मिले हैं, वो राशि आपके लिए बेहतर है। उस दिन यदि चंद्रमा उस राशि में हो तो कोई भी कार्य करने के लिए वो दिन आपका बेहतर है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ इनका वृश्चिक लगन है, तो इनके लिए मेष राशि अच्छी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर मेष राशि पड़ेगी। ठीक है, ये नीचे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक टेबल इसमें बनी ही हुई है, देखो। इसको एक मिनट दीजिएगा। जैसे देखिए कि इनका जो जन्म का चंद्रमा था वो आपका मीन राशि में था, यहाँ पर था। तो मीन राशि में तो 4 बिंदु मिले, तो 4 को हमने सम लिया है, ना तो बहुत अच्छा ना तो बहुत खराब, सामान्य सा है। तो अब इस जातक को हमको बताना है कि कौन कौन सा दिन आपकी कुंडली के अनुसार अच्छा होगा। तो हम इसको बताएंगे कि भाई जब भी कभी भी चंद्रमा मेष राशि में रहेगा गोचर में, ठीक है, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। सिंह राशि में हो बहुत बढ़िया रहेगा। कन्या राशि में बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि कन्या में देखिए कि 8 में से 8 बिंदु मिला है, टोटल बिंदु ही 8 होते हैं, और सभी ग्रहों में वैसे ये बहुत रेयर होता है, लेकिन इस कुंडली में कन्या राशि में 8 में से 8 पॉइंट मिले। तो कन्या राशि वाला जो कन्या राशि में जब भी चंद्रमा रहेगा वो दिन इनका वो 2.5 दिन बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस रहेंगे इस जातक के लिए। और उसी तरीके से धनु भी इसके लिए अच्छा है,
और मकर भी अच्छा है, ठीक है। यानी कि यदि चंद्रमा आपका मेष में गोचर करे, सिंह में गोचर करे, कन्या में गोचर करे, धनु में गोचर करे और मकर में गोचर करे, तो ये दिन इनके लिए बहुत अच्छा है। और जो वृषभ का दिन है, यानी कि वृषभ में गोचर करे और मीन में गोचर करे, वो सामान्य दिन है, क्योंकि उसमें चार चार बिंदु मिला है इस जातक के लिए, ठीक है। आपका हो सकता है कि दूसरा है, जब भी आप अपना निकालेंगे। और उसी तरीके से जो कर्क राशि का दिन है, क्योंकि यहाँ पे दो बिंदु मिले हैं, और जो तुला राशि का दिन है यहाँ पर दो बिंदु मिले हैं, तो ये दो राशियां इस जातक के लिए अच्छी नहीं है। यानी कि जब भी चंद्रमा कर्क में गोचर करेगा और तुला में गोचर करेगा, तो ये जातक के लिए मतलब कि अवॉइड करने वाला रहेगा, कि इन दिनों को जातक किसी भी शुभ कार्य करने से बचे। तो ये हो गया आपकी जन्म कुंडली के अनुसार मुहूर्त की, जन्म कुंडली से कैसे मुहूर्त देखा जाए। वही इसमें देखिए कि लिखा हुआ है। अभी अब हम इसको ऊपर और नीचे दोनों मुहूर्त को सिंक करेंगे कि अच्छा मुहूर्त कैसे इसमें आएगा। यदि चंद्रमा को चार बिंदु, वही ये मैं बता चुका हूँ कि चार बिंदु से अधिक बिंदु वाली राशि में गोचर करे, तो वह दिन आपके लिए कोई भी कार्य करने के लिए शुभ है। और यदि चंद्रमा चार बिंदु से कम वाली राशि से गोचर करे, तो वह दिन कोई भी कार्य करने के लिए शुभ नहीं है। और इसमें ध्यान रखिए, यहाँ पर तो हमने चंद्रमा लिया, लेकिन कार्य के हिसाब से ना मतलब कह लीजिए कि इसमें बाकी ग्रहों को भी लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको घूमने फिरने जाना है, तो आप शुक्र के अष्टक को देखेंगे कि क्या शुक्र अपनी सात बिंदु वाली राशि से गुजर रहा है। मान लीजिए कि आपको कोई गुरु संबंधित काम करना है, कोई शिक्षा ग्रहण करनी है, तो आप बुध गुरु का अष्टक देखेंगे। विवाह करना है तो आप गुरु को देखेंगे, गुरु एक साल एक गोचर में रहता है, तो गुरु को अच्छे बिंदु मिले हैं कि नहीं। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने अष्टक वाले वीडियो में आपको समझाया है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए कि ये हमने इस जातक के लिए सामान्य मुहूर्त निकाला था वाहन खरीदने के लिए, ठीक है। इस जातक क्या मतलब कि किसी भी जातक के लिए यदि मान लीजिए आपको वाहन खरीदना है, तो एक साल के अंदर मेरे अकॉर्डिंग वाहन खरीदने के लिए ये चार दिन मैंने ऑप्ट किए हुए हैं। अब इसमें देखिए कि आप चाहे तो कह लीजिए कि उसको क्या बोलते हैं कि कई और भी दिन मिल सकते हैं, ठीक है। ढूंढने बैठोगे तो कई दिन मिल जाएंगे, लेकिन मैंने जितना मैं खोज पाया उसमें है कि किसी भी जातक के लिए यदि आपकी कुंडली भी नहीं भी है, तो आप इन चार दिन में जाकर के वाहन खरीद सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो चार दिन हमने दिए थे इस जातक को, इसमें से इसकी कुंडली के अनुसार क्या ये चारों दिन शुभ है या फिर अशुभ है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये तो हमने जनरल मुहूर्त निकाल के दे दिया, लेकिन भाई क्या कुंडली के अनुसार ये मुहूर्त सही है। तो देखिए कि सबसे पहला जो हमने मुहूर्त निकाला था, ठीक है, वो निकाला था 20 मार्च का मुहूर्त निकाला था, जिसमें कि आपका पुष्य है, ठीक है, और आपका पुष्य नक्षत्र है और 20 मार्च का दिन है, ठीक है। ये हमने मुहूर्त निकाला, तो आप देखेंगे कि क्या पुष्य जो नक्षत्र है वो इस जातक के लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है। अब देखिए कि जैसे इसका चंद्रमा जो है वो मीन राशि में है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है, तो यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर भाद्रपद से गिनेंगे कि जो पुष्य नक्षत्र है वो अच्छा था कि नहीं था। तो जैसे देखिए कि यहाँ पर जो उत्तर भाद्रपद यहाँ पे है, तो पुष्य भाई कहाँ पर पड़ेगा, रोहिणी भरणी अश्वनी, पुष्य जो है इसके लिए सम आ जाएगा, क्योंकि भाई जो जन्म का ही नक्षत्र आ जाएगा, क्योंकि उत्तर भाद्रपद शनि का नक्षत्र होता है, तो ये इसी के त्रिकोण में आ जाएगा, तो ये सामान्य है। यानी कि ना तो ऐसा कोई बहुत विपत आया, ना तो बहुत अच्छा ऐसा कोई अति मित्र आया, यानी कि ये सामान्य हो गया। इसमें हम बहुत ज्यादा उसको नहीं, नक्षत्र को नहीं लेंगे, जो तारा वाला नियम था। यानी कि पुष्य ये जातक के लिए सामान्य सा आया। अब हम देखेंगे कि पुष्य नक्षत्र जो होता है वो किस राशि में पड़ता है। तो पुष्य नक्षत्र आपका वही कर्क राशि में एक तरीके से पड़ता है। तो हम देखेंगे कि क्या कर्क राशि में इस जातक को बिंदु मिले थे। तो यहाँ पर देखिए कि कर्क राशि, आप देखिए कि कर्क राशि में यहाँ पर दो ही बिंदु मिले हैं। तो अब इस केस में क्योंकि भाई कुंडली के अनुसार ये मुहूर्त अच्छा नहीं आया, तो इस केस में हम इसको खारिज कर देंगे कि भाई आपको 20 मार्च का दिन अवॉइड करना चाहिए मुहूर्त के लिए। जनरल मुहूर्त तो ये बहुत अच्छा आया था, किसी और व्यक्ति के लिए ये मुहूर्त अच्छा हो सकता है, लेकिन आपकी कुंडली ये बता रही है कि ये मुहूर्त ना तो तारा के हिसाब से अच्छा आया, मतलब सम सा आया, और अष्टक वर्ग के हिसाब से तो बहुत ही खराब आया। तो इसको आपको नहीं चुनना है, 20 मार्च का दिन छोड़ देना है। फिर 19 अप्रैल का अगर हम मुहूर्त देखें, तो यहाँ पर देखिए कि मघा नक्षत्र है, तो सबसे पहले हम मघा नक्षत्र को चेक करेंगे कि ये जातक का जो मघा नक्षत्र है वो अच्छा है कि नहीं अच्छा है। और देखिए कि मघा को हम उत्तर भाद्रपद से चेक करेंगे। और जैसे मान लीजिए कि उत्तर भाद्रपद इनका जन्म का नक्षत्र है, आपका जन्म नक्षत्र अगर रोहिणी है तो आप रोहिणी से चेक करेंगे, ठीक है। तो मघा को अगर हम देखते हैं यहाँ से, तो
यहाँ पर उत्तर भाद्रपद एक और मघा, अगर हम इसमें देखने की कोशिश करें तो मघा इनका तीसरा नक्षत्र आ गया। यानी कि मघा भी इनके लिए अच्छा, तारा से तो अच्छा नहीं आया है। और जो अष्टक वर्ग है, अष्टक वर्ग में हम देखते हैं तो मघा जो नक्षत्र है वो आपका सिंह राशि में पड़ेगा। तो अष्टक वर्ग से तो यहाँ पर देखिए कि चंद्रमा ने 5 बिंदु दिए, यानी कि नवतारा से अच्छा नहीं आया लेकिन अष्टक वर्ग से अच्छा आ गया। यानी कि इस दिन को भी हम जातक को कह सकते हैं कि वो चुन सकता है। एक फैक्टर से अच्छा है, एक फैक्टर से खराब आया है, लेकिन अष्टक वर्ग का महत्व तो ज्यादा होता है। अगर कभी आपको चुनना ही हो तो मान लीजिए तारा से मैच खा रहा हो, अष्टक वर्ग से नहीं मैच खा रहा हो, तो आप अष्टक वर्ग को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। तो 19 अप्रैल का दिन जातक चुन सकता है क्योंकि अष्टक वर्ग ने उसको सपोर्ट किया है। फिर उसके बाद एक दिन हमने लिया था 9 अगस्त का दिन। इसमें हमने हस्त लिया था, तो हम हस्त को भी चेक करेंगे कि हस्त नक्षत्र कैसा था जातक के लिए। तो यहाँ पर देखिए कि अगर उत्तर भाद्रपद से हमने हस्त गिना तो हस्त जो आपका नक्षत्र है वो सीधा सीधा यहाँ पर आपके साधक में आ जाएगा, यानी कि छठा आ जाएगा। यानी कि नवतारा से ये हस्त नक्षत्र बहुत अच्छा आ गया। और उसके बाद अगर अष्टक वर्ग हम देखेंगे तो हस्त नक्षत्र जो होता है वो आपका कन्या राशि में पड़ता है। तो कन्या राशि में देखिए कि जातक को कितने बिंदु मिले हैं, तो यहाँ पर 8 बिंदु मिला है। यानी कि ये जो दिन है, ये दिन बहुत ही ज्यादा जातक के लिए शुभ हो गया। यानी कि तारा से भी ये दिन बहुत शुभ हो गया, और आपका जो अष्टक वर्ग है उससे भी ये दिन बहुत शुभ हो गया। तो 9 अगस्त का दिन ये जातक के लिए विशेष ऑस्पिशियस दिन है। जन्म कुंडली के अनुसार भी और जो जनरल मुहूर्त देख रहे थे उसके अनुसार भी ये दिन जातक के लिए बहुत अच्छा है। इसमें ये जातक वाहन खरीद सकता है। और जो दूसरा इसका 6 दिसंबर वाला दिन है, श्रवण नक्षत्र, इसको भी हम एक बार चेक कर ले रहे हैं कि श्रवण नक्षत्र कैसा है। तो श्रवण आप देखिए कि अगेन वो भी हस्ता के इसमें ही पड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए कि छठा नक्षत्र ही पड़ेगा ये जो श्रवण है। अगर आप उत्तर भाद्रपद पद से चेक करेंगे तो श्रवण वाला भी दिन इनके लिए अच्छा है। और अगर हम देखें कि श्रवण नक्षत्र मकर राशि में पड़ता है, तो मकर राशि का अगर हम बिंदु देखने की कोशिश करें तो इसमें भी आप देखें कि मकर राशि में यहाँ पर 5 अंक मिला हुआ है। तो ये भी अच्छा, यानी कि ये भी दिन जातक के लिए अच्छा निकल गया कि इस दिन को भी जातक चाहे तो चुन सकता है। तो अगेन वही कि हमने फिल्टराइज किया। पहले हमने सामान्य मुहूर्त निकाला कि हाँ भाई आने वाले दिनों में ये मुहूर्त जनरल दिखता है कि किसी काम के लिए अच्छा है। फिर हमने उसकी कुंडली देखी और उस कुंडली के अनुसार देखा कि क्या जो मुहूर्त हमने जनरल मुहूर्त निकाला है वो उसकी कुंडली उसको सपोर्ट करे या नहीं सपोर्ट करे। अब इसमें क्या हुआ कि जो 20 मार्च का दिन था वो बहुत ही खराब आया, तो इसको हम हटा देंगे, कट कर देंगे। कोई और दिन खोजने की कोशिश करेंगे कि जिसमें कि कुंडली भी सपोर्ट करे और जनरल जो सामान्य मुहूर्त है वो भी सपोर्ट करे। तो यहाँ पर हमने मुहूर्त निकाल के जातक को दिया वाहन खरीदने के लिए कि आप 6 दिसंबर को वाहन खरीद सकते हैं, 9 अगस्त को वाहन खरीद सकते हैं, 19 अप्रैल को वाहन खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये हेरारकी वाइज लिखा है। 6 दिसंबर का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि भाई पंचांग के अनुसार उसमें 3 फैक्टर से मैच खाया था, कुंडली भी सपोर्ट कर रही थी। 9 अगस्त का दिन भी बहुत अच्छा है, 2 फैक्टर सपोर्ट कर रहा था। और 19 अप्रैल का भी दिन बहुत अच्छा है। तो इससे इस तरीके से हम जातक को हमने मुहूर्त दे दिया कि आप इन दिनों में ये कार्य कर सकते हैं। तो वही चीज है कि आप कैसे इसको निकालना है आप इसको देख लीजिएगा। मैंने नक्षत्र भी बता दिया, तिथि भी निकाल दी। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो इसका आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी गोचर में यदि चंद्रमा आपके जन्म राशि से 4 8 12 गोचर कर रहा हो तो उस दिन को शुभ कार्य के लिए अच्छा नहीं लिया जाता है। ठीक है, वो बोला जाता है कि चंद्र बल कम है। अच्छा क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि 4 8 12 भाव मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है अध्यात्म के लिए अच्छा हो जाए, लेकिन जन्म राशि से 4 8 12 में यदि चंद्रमा गोचर कर रहा हो तो आप उन दिनों को छोड़ दें। जैसे मान लीजिए कि इस कुंडली में इनका चंद्रमा कहाँ पर था भाई? इस कुंडली में इनका चंद्रमा यहाँ पर है। ठीक है, मीन राशि में है। तो यहाँ से देखिए कि हमने ये इस भाव को और इस भाव को और इस भाव को छोड़ देना है। ठीक है, 4 8 12 चंद्र से देखना है ना कि लगन से। लगन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चंद्रमा से आपको इन भावों को छोड़ देना है कि इस भाव में अगर मान लीजिए कि जो चंद्रमा आपका किसी दिन इसमें गोचर कर रहा हो, कुंभ में गोचर कर रहा हो या मिथुन में गोचर कर रहा हो, तुला में गोचर कर रहा हो, तो आप उसको अवॉइड कीजिए कोई भी शुभ काम करने के लिए। हालांकि मेरा इसमें मत थोड़ा सा डिफरेंट है कि अगर अष्टक पद में उसमें अच्छे बिंदु मिले हैं तो उसको भी लिया जा सकता है, लेकिन आप बेहतर है कि आप अगर आगे के दिन मिल जाए तो आप अवॉइड कीजिए। संक्रांति के पास का 1 2 दिन छोड़ दें। जैसे जब भी कोई ग्रह संक्रांति कर रहा हो, विशेष करके सूर्य, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। मतलब कुंडली में भी बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जैसे मान लीजिए सूर्य भाई 16 17 को अपनी राशि चेंज करता है, तो अब मान लीजिए कि उसी दिन कोई ग्रह
सूर्य के सिवा बाकी ग्रह भी अपनी एक राशि से दूसरी राशि में वो प्रवेश कर रहा हो, वो एक तरीके से उस पे चौखट पे एक तरीके से ग्रह होता है, बॉर्डर पे होता है, ना तो वो इस तरफ होता है ना तो वो उस तरफ होता है, तो उसके पास का जो उस दिन और एक दो दिन उसके पास का उसको छोड़ देना चाहिए। और ग्रहण के भी पास का एक दो दिन छोड़ देना चाहिए, उसको भी मुहूर्त में नहीं लिया जाता है। और जितनी भी जैसे कि मान लीजिए कि क्षय तिथि हो उसको भी छोड़ देना चाहिए, उस दिन को भी। कभी कभी कोई तिथि गायब हो जाती है, कोई तिथि दो दो दिन रह जाती है, तो उसको भी छोड़ने का प्रावधान बताया गया है। मल मास हो गया, आठी मास हो गया, उसको इसमें देखा जाता है। और साथ में राहु काल, यमघंट काल का भी ध्यान दीजिएगा कि हर दिन पंचांग में 1.5 घंटे का एक स्पैम रहता है, जिसको अवॉइड करना रहता है, अच्छा नहीं माना जाता है। और देखिए कि यदि कार्य करने के लिए कोई नक्षत्र ना मिल रहा हो तो आप अभिजीत को चुन सकते हैं। अभिजीत किसी भी कार्य के लिए ऑप्ट किया जा सकता है, बस फिजिकल इंटीमेसी और सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए अभिजीत उतना अच्छा नहीं है। बाकी चीजों के लिए आप अभिजीत को लगभग लगभग चुन सकते हैं। बाकी कोशिश कीजिएगा कि जो नक्षत्र ऊपर बताए थे, जो ध्रुव हो गया यानी कि स्थिर कार्यों के लिए ध्रुव को चुनना है, और चर कार्यों के लिए लघु या शिफ्ट नक्षत्र है, या जो चर नक्षत्र बताया गया तो उसको चुनना है, तो आप उसी में से चुनने की कोशिश कीजिएगा। नहीं मिलेगा तो आप अभिजीत को चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जातक अगर कहे कि आज ही के दिन काम करना है, तो भाई आप वो हर जगह अलग अलग हिसाब से 12 साढ़े 12 बजे का स्पैम होता है जिसमें अभिजीत पड़ता है, तो आप उसको दे सकते हैं कि भाई जाओ अभिजीत में आप काम कर सकते हैं। तो ये चीज है, इसका ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ एक चीज रह गई है, जैसे योग में मैंने ज्यादा डिस्कस नहीं किया, करण में नहीं ज्यादा डिस्कस किया है, तो वही चीज है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। इवन इसमें एक पंच पक्षी का कॉन्सेप्ट आता है साउथ में, लेकिन ये सब पे कभी हम और बात कर लेंगे। इतना अगर आप देख करके मुहूर्त निकालते हैं तो सफिशियंट है किसी जातक के लिए। आप उसको बता सकते हैं कि अमुक दिन अच्छा है। यदि कुंडली अवेलेबल हो तो आप दोनों तरीके से निकाल के बताइए, कुंडली नहीं अवेलेबल है तो आप सामान्य जनरल तरीके से बता सकते हैं कि ये कार्य करने के लिए ये दिन शुभ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। काफी मेहनत लगती है पूरा वीडियो बनाना और उसको फिर बताना, तो वही चीज है, रिक्वेस्ट है। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और यदि आपका इस विषय से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप ईमेल कर सकते हैं। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।